देखिए, RCT रैशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या है तार्किक चयन सिद्धांत? देखिए, अभिजनवादी ये कहते हैं कि लोकतंत्र है ना, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, या लोकतंत्र में अल्पमत का शासन होता है। नाम है कि बहुमत का शासन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही लोग शासन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ ही लोग शासन कर रहे होते हैं। ये कहते हैं अल्पतंत्र, जो अभिजनवादी हैं ये। फिर अपने समूह सिद्धांत देखा, ये कहते हैं नहीं, अभिजनवादी गलत बोलते हैं। शासन कुछ लोगों का नहीं होता है, शासन बहुत सारे लोगों का होता है, और बहुत सारे लोग जिसे चाहते हैं ना, वही सत्ता में आता है। कुछ लोग चाहते हैं वो सत्ता में नहीं आते हैं। ऐसी बातें करते हैं समूह सिद्धांतवादी। फिर आते हैं तार्किक चयन सिद्धांत। तार्किक चयन सिद्धांत वाले बोलते हैं कि ना तो शासन कुछ लोगों का आता है, ना बहुत से लोगों का होता है। व्यक्ति अपने मत का प्रयोग वहां करता है जहां पर उसे लाभ मिलता है। तार्किक चयन का सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी, जहां पर वह तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है, तार्किक तरीके से सोचता है कि मुझे वोट कहां पर देना है, और फिर वो चयन करता है। यह है तार्किक चयन सिद्धांत। क्लियर? यानी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग वोट देता है और वहां पर वोट देकर के आता है जहां पर उसको लाभ होता है। अगर कोई तार्किक चयन सिद्धांत वाले कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जाति के साथ में भी लग रहा है ना, तो वो तभी लग रहा है जब उसको लाभ होगा। लाभ नहीं होगा तो वो जाति के साथ, धर्म के साथ, इनके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, यह है तार्किक चयन सिद्धांत। इसको अपन डिटेल में देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तार्किक चयन सिद्धांत के जो विचारक हैं, या तार्किक चयन सिद्धांत का जो विकास हुआ, वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में होता है, इसलिए इसको वर्जीनिया स्कूल से रिलेटेड है। वर्जीनिया स्कूल कहां पर है? यूएसए में। समूह सिद्धांत के बारे में मैंने वहां पर यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था, कल क्लास ली थी मैंने, तुम्हें मैसेज भी किया था मैंने, और तुम ले नहीं पाई थी क्लास शायद। तो वहां पर तुम परीक्षा मित्र वाले यूट्यूब चैनल पर जाओगी तो वहां पर समूह सिद्धांत क्लास कल ली थी मैंने, वो वीडियो है वहां पर, वो एक बार देख लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो फिर मैं यहाँ पर भी तुम लोगों को अलग से समझा दूंगा, जो भी चीज समझ में नहीं आए। ठीक है, बाकी अपना समझाने का तरीका ऐसा है, स्वतंत्रता की क्लास देखो आप, 3-3 घंटे की क्लासेस लिए मैंने, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से एक एक चीज को समझा करके, और जिन लोगों ने ली है वो जानते हैं कितने बेहतरीन तरीके से समझाया है। यहाँ पर अपन ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, कूट का सही कूट का मिलान कीजिए। तो देखिए, वर्जीनिया स्कूल किससे संबंधित है? रैशनल चॉइस थ्योरी से। इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो अपन यहीं पर बॉक्स बना करके आप नोट कर लीजिए। शिकागो जो विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय या शिकागो स्कूल, ये किससे संबंधित है? शिकागो स्कूल है, ये व्यवहारवाद से संबंधित है। इन व्यवहारवाद जो विकास होता है व्यवहारवाद का, व्यवहारवाद की जो विशेषताएं बनती हैं, व्यवहारवाद में जो क्रांति होती है, ये किस यूनिवर्सिटी संबंधित है? शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो वर्जीनिया स्कूल, शिकागो स्कूल, और कौन से हैं? एक है कैम्ब्रिज स्कूल, ये किससे संबंधित है? कैम्ब्रिज स्कूल किससे संबंधित है? यस, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट स्कूल किससे संबंधित है? वियना स्कूल या वियना सर्किल किससे संबंधित है? वियना। और नोट करते जाना आप, कैम्ब्रिज स्कूल संबंधित है संदर्भवाद से, संदर्भवाद। फ्रैंकफर्ट स्कूल संबंधित है नव मार्क्सवादी विचारधारा से, नव मार्क्सवाद। ठीक है, इसको आलोचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, तो आलोचनावाद से भी संबंधित है। वियना सर्किल किससे संबंधित है? वियना सर्किल, वियना सर्किल प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, प्रत्यक्षवाद। और कौन से हैं? बस, और कोई आपको याद आ रहा हो तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। एक राजनीतिक विकास जो हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? राजनीतिक विकास के जो विचारक हैं ये किस यूनिवर्सिटी संबंधित है?
जो लुशियन पाई, आमंड पावेल और कौन कौन है, कोलमैन, वर्भा, ये और घाना क्या बोलते हैं, विंडर, अपने भारत में आया था माइरन वीनर राजनीतिक विकास में। तो राजनीतिक विकास जो है ये किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, राजनीतिक विकास। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये अवधारणा है, ये किस यूनिवर्सिटी में पनपी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने, प्रिंसटन, प्रिंसटन स्कूल से संबंधित। स्कूल का मतलब होता है एक समूह है, एक समान विचारों का समूह है। यदि आप व्यवहारवाद का समूह विचार रखते हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यानी आपके कौन से स्कूल संबंधित हो जाएंगे, खुद ही शिकागो विश्वविद्यालय से, शिकागो स्कूल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आते हैं, आप इनको नोट कर लेना, इमेज के अलग से बॉक्स बना लेना ये। ठीक है, तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं तार्किक चयन का सिद्धांत, ये कौन से स्कूल से संबंधित है, ये वर्जीनिया स्कूल से संबंधित है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है तार्किक चयन सिद्धांत आरसीटी वाला, इसका विकास 1970s के बाद में होता है, 1970 के बाद में विकसित हुआ ये सिद्धांत। इसके जो ज्यादातर विचारक हैं ये किस देश से संबंधित है, क्योंकि वर्जीनिया स्कूल से संबंधित है। वर्जीनिया स्कूल कहां पर है, यूएसए में, यानी ये जो विचारक हैं ये भी कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है रेशनल चॉइस थ्योरी, ये इकोनॉमिक्स से आया है, यहाँ पर अर्थशास्त्र में लागू होता है ये सिद्धांत, कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार अर्थ का प्रयोग करता है। पैसा जब आता है तो अपने को पता है कि कहां पर 10 रुपए की चीज की भी अपन 9 रुपए में बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो 9 रुपए में अपने को मिल जाए। विवेक है व्यक्ति में, तो ऐसे ही व्यक्ति अगर कभी मत देने जाता है तो वहां पर भी इस विवेक का प्रयोग करता है। जैसे अपन अर्थ का प्रयोग करते हैं, तो अर्थव्यवस्था से आया हुआ ये सिद्धांत है। ठीक है, इससे संबंधित विचारक कौन कौन है, देखो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए और भी सिद्धांत है, कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं अपन एक ही जगह पर। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए अन्य सिद्धांत कौन कौन से जिनके ऊपर अर्थशास्त्र का प्रभाव है, जैसे रेशनल चॉइस थ्योरी है, ऐसे एक पब्लिक चॉइस थ्योरी भी आती है, पब्लिक चॉइस थ्योरी। ठीक है, इसी के समान ही यही विचारक है, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि पब्लिक चॉइस थ्योरी लोक चयन का सिद्धांत और तार्किक चयन का सिद्धांत एक ही है, कोई डिफरेंस है नहीं इनमें। पब्लिक चॉइस थ्योरी, सोशल चॉइस थ्योरी, एक अपन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत, ये भी इकोनॉमिक्स से आई थी। एक सौदेबाजी का सिद्धांत आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, बार्गेनिंग थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी। ठीक है, सौदेबाजी का सिद्धांत से जुड़े विचारक कौन कौन, देखो रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ जो बात कर रहे हैं आप, ये इकोनॉमिक्स में जो तार्किक चयन का सिद्धांत है उससे जुड़े विचारक हैं। अपन यहाँ पर राजनीति विज्ञान में तार्किक चयन का सिद्धांत देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में कौन लेकर के आया है, एक तो ये। दूसरा, रिकार्डो, माल्थस और स्मिथ को अपन जहां पढ़ते हैं वो टॉपिक है राजनीतिक अर्थव्यवस्था करके टॉपिक है, यूजीसी नेट की सिलेबस में 4th यूनिट में। एक तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस से जिनके पास में नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठे। तो इससे जुड़े विचारक कौन कौन है, एंथनी डाउन्स, कहां पढ़ा था अपन एंथनी डाउन्स को, इसके बारे में बताएं आप। आर्लेसन, एंथनी डाउन्स, आर्लेसन, विलियम निस्केनन, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये भी, विलियम निस्केनन। इन्होंने एक और थ्योरी दी जिसको इंस्टीट्यूशनल पब्लिक चॉइस थ्योरी कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक चॉइस थ्योरी। यस, डंकन ब्लैक, बहुत बढ़िया। तो
ये जो सिद्धांत है लागत और लाभ पर आधारित है। जैसे इकोनॉमिक्स में लागत और लाभ को देखा जाता है कि कितने रुपए की अपनी लागत लग रही है, क्या लाभ हो रहा है, इकोनॉमिक्स में ही देखा जाता है। तो व्यक्ति जब वोट देने जाता है तो ये देखता है कि मैं कितनी लागत इसकी दे रहा हूं और मुझे क्या लाभ होगा। लिखिए आप विशेषताएं, क्या विशेषताएं होंगी इसकी। तार्किक चयन सिद्धांत की विशेषताएं। तार्किक चयन सिद्धांत की विशेषताएं। एक टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो परीक्षा मित्र के नाम से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर जो ये लिख रहा हूँ ये पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर मैं सेंड कर दूंगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा। पहली विशेषता है इसमें सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्ति हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत मानता है कि सार्वजनिक हित से ज्यादा व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक हित से ज्यादा व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है। क्लियर। सार्वजनिक हित को कौन महत्वपूर्ण मानता है? समूह सिद्धांतवादी। ये लोग कहते हैं कि सार्वजनिक हित ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्यक्तिगत हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका ऐसा मानना है। दूसरी विशेषता, यह सांस्थानिक बहुलवाद पर बल देता है। सांस्थानिक बहुलवाद, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, सांस्थानिक बहुलवाद पर बल। संस्थाएं हैं जो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। वो कौन सी सांस्थानिक बहुलवाद पर बल देता है? ये कहता है कि ये भी संस्थाएं हैं। कौन सी? जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ये भी संस्थाएं हैं। तो सांस्थानिक बहुलवाद के ऊपर ज्यादा बल देता है तार्किक चयन का सिद्धांत। ये गवर्नमेंट को कम से कम काम देना चाहता है। अपन लोक प्रशासन की यूनिट में पढ़ेंगे, जो अब शब्दावली आने वाली है, मैं यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ, वहां पर इनको अपन डिटेल में समझेंगे। ये जो सिद्धांत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से है और इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि राज्य कैसा काम करेगा, अर्थशास्त्री चाहते हैं कि राज्य न्यूनतम काम करे। सारा काम कौन कर ले? हम पूंजीपति कर लेंगे। ठीक है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि जैसे नकारात्मक उदारवादियों की जो विशेषता है, वो लगभग सारी विशेषताएं अर्थव्यवस्था में लागू होती हैं कि राज्य न्यूनतम कार्य करेगा, राज्य केवल सुरक्षा का काम करेगा, व्यक्ति सुधार का काम खुद ही कर लेगा अपने आप ही। ऐसी बातें करते हैं। तो ये कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? जो कम काम करे, और उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डाउन साइजिंग गवर्नमेंट। ये अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ेंगे। डाउन साइजिंग गवर्नमेंट यानी सरकार क्या करे? कम काम करे, कम से कम काम करे सरकार, ये है डाउन साइजिंग गवर्नमेंट। रोलिंग बैक हो जाए सरकार, रोलिंग बैक गवर्नमेंट। कोई रोल नहीं हो, रोल क्या हो जाए सरकार का? बैक हो जाए, पीछे धकेल दो सरकार के रोल को, सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं होगा। नौकरशाही की खिलाफत। एक ये मिनिमम गवर्नमेंट चाहता है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी सरकार का नारा भी था ये, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सुशासन, गवर्नेंस का मतलब सुशासन आ जाए। परीक्षा मित्र नाम है टेलीग्राम चैनल का, सुन लिया? क्या नाम है? परीक्षा मित्र। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस यानी सरकार कम से कम काम करे और सुशासन हो जाए, मतलब घर पे बैठे बैठे सारा काम हो जाए, ऑनलाइन डिजिटल हो जाए सारा काम। कितना पैसा आ रहा है, सरकार कितना पारित कर रही है, अपनी ग्राम पंचायत के पास कितना पैसा आ रहा है, अपन बैठे बैठे देख सकते, वो सुशासन है। सुशासन है कि अपने को लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़े, जाते ही अपने आप ही काम हो जाए। पासपोर्ट बनाना है तो पहले एक निश्चित डेट मिल जाए अपने को, अपन उस पर चले जाए, निश्चित टाइम मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, जाते ही अपना काम हो जाए। तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।
अगला पॉइंट, ये निजीकरण का समर्थक है, बाजारवाद का समर्थक है? निजीकरण का समर्थक, बाजारवाद का समर्थक। निजीकरण को ये बढ़ावा देना चाहता है, बाजारी व्यवस्था को ये बढ़ावा देना चाहता है। यहां पर एक शब्दावली और है कि प्रशासनिक अहमवाद के समर्थक है। प्रशासनिक अहमवाद क्या होता है? नया शब्द होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म, प्रशासनिक अहमवाद। इसका मतलब क्या है कि नेता और नौकरशाह, नेता और नौकरशाह, नौकरशाह तो अब आप समझ गए होंगे कौन होते हैं, बड़े जो अधिकारी होते हैं, आईएएस से अधिकारी, वो नौकरशाह हैं। ये लोग जन कल्याण का नाम लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जनहित करेंगे, समाज सेवा करेंगे, और जनहित और जन कल्याण के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। ठीक है, अच्छे दिन लाएंगे हम, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को लोक लुभावने बातें करते हैं, और बाद में होता क्या है कि अपना लाभ कर लेते हैं, जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म, प्रशासनिक अहमवाद की अवधारणा। क्लियर? तो जो तार्किक चयन सिद्धांत है, रेशनल चॉइस थ्योरी, इससे जुड़े विचारक कौन कौन है? किस किस का नाम लिखा था अभी अपन ने? तार्किक चयन सिद्धांत से जुड़े हुए विचारक कौन कौन है? दो तीन नाम लिखे थे अपन ने, एंथनी डाउन्स, आर्लेसन, एंथनी डाउन्स, आर्लेसन, विलियम निस्कैनन। रिपीट हुआ, विलियम निस्कैनन। और कौन है? एक नाम अजय ने बताया था, डंकन ब्लैक, डंकन ब्लैक, और जेम्स बुकानन, जेम्स बुकानन। एक है जी वॉरेन न्यूटर, जी वॉरेन न्यूटर। एक है गॉर्डन ट्यूलोक, ट्यूलोक जो किरायाजीवी की बात करेगा। क्या होता है आगे देखेंगे अपन। किरायाजीवी विरोधाभासी, ये टर्मिनोलॉजी यूज में लेता है। एक पॉइंट बनाइए, तार्किक चयन सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारक, और एक एक करके अपन इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। महत्वपूर्ण विचारक, डंकन ब्लैक, डंकन ब्लैक। इनका जीवन काल है 1908 से 1991 तक का इनका जीवन काल है। डंकन ब्लैक मूलतः स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के विचारक हैं। डंकन ब्लैक को आधुनिक लोक चयन सिद्धांत का पिता कहा जाता है। आधुनिक लोक चयन सिद्धांत का पिता कहा जाता है डंकन ब्लैक को। इन्होंने, डंकन ब्लैक ने एक थ्योरी दी है, मध्य मतदाता
सिद्धांत। कौन सी थ्योरी दी है? मध्य मतदाता सिद्धांत, मीडियन वोटर थ्योरी, मीडियन वोटर थ्योरी। मध्य मतदाता सिद्धांत की बात की है डंकन ब्लैक ने। क्या मतलब है इसका? मध्य मतदाता सिद्धांत, मतदाता जो है, वोटर है, वो बीच में होता है नेताओं के, और ये सोच करके निर्णय देता है कि मुझे किधर वोट देना है, इस साइड में देना है, इस साइड में देना है। कैसे सोचेगा? अपने विवेक के अनुसार सोचेगा, तर्क के आधार पर सोचेगा, और जिधर उसका अपना तर्क सही लगेगा उसी का वो चयन कर लेगा। यह है मीडियन वोटर थ्योरी। क्लियर? तो डंकन ब्लैक के बारे में 2-3 बातें, स्कॉटिश है। डंकन ब्लैक को आधुनिक लोक चयन सिद्धांत का पिता कहा जाता है। तीसरी बात, ये मध्य मतदाता सिद्धांत की बातें करता है। जो अवधारणा दी इसने, वो मध्य मतदाता सिद्धांत की अवधारणा दी है। दूसरा विचारक है जेम्स बुकानन। जेम्स बुकानन। जेम्स बुकानन कैसे करता है? व्हाट्स नाइस मिस्टर अजय, क्या नाइस हो गया? जेम्स बुकानन ये कहां से हैं? यूएसए के हैं। जेम्स बुकानन को 1986 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है जेम्स बुकानन को। बुकानन की बुक कौन सी है? तो जेम्स बुकानन की एक बुक है कैलकुलस ऑफ कंसेप्ट। कैलकुलस ऑफ कंसेंट। 1962 में ये बुक आती है, और ये जो बुक है जेम्स बुकानन ने अकेले नहीं लिखी है, बल्कि इस बुक को लिखने का श्रेय जेम्स बुकानन के साथ साथ गॉर्डन ट्यूलोक को भी है। दोनों ने मिलकर के ये बुक लिखी है। कौन सी? कैलकुलस ऑफ कंसेप्ट। एक और बुक है लिबर्टी मार्केट एंड द स्टेट। लिबर्टी मार्केट एंड द स्टेट, और ये बुक है, ये आती है इनकी 1985 में। 1985 में ये बुक आती है इनकी। बुकानन ये कहता है कि एक तरफ तो उपभोक्ता है। उपभोक्ता कौन है? मतदाता। दूसरी तरफ है व्यापारी, और व्यापारी कौन है? नेता। और इन दोनों को एक कॉमन चीज चाहिए, और वो कॉमन चीज क्या है? उपयोगिता व संतुष्टि। उपयोगिता व संतुष्टि। क्या मतलब है इसका? कि नेता तो ये देखता है कि मेरे लिए वोटर कैसे उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी योजना चलाऊं मैं इनकी, क्या गरीबी हटाओ की बातें करता रहूं अब तक, या फिर कुछ नया करना पड़ेगा। फिर नया जब कुछ नहीं मिलता है तो अपन एक बात बोल देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। हम विकास लेकर के आएंगे, उस विकास की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो ऐसे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं नेता के द्वारा, क्योंकि जनता क्या उसके लिए इसी तरीके से उपयोगी हो सकती है। मतदाता ये देखता है कि कौन सा नेता मेरे लिए उपयोगी है, कि कल को मेरा कोई काम हो, ट्रांसफर करवाना पड़े, तो हम कौन से नेता से जाकर के मिल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो साधारण मतदाता होता है उसको ट्रांसफर के अलावा और कोई नेता से काम नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो उपयोगिता और संतुष्टि दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, आप नोट लगा करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। बुकानन ने रैशनल चॉइस थ्योरी को
आर्सिटी को रोमांस के बिना राजनीति बोलता है। ठीक है, लोक चयन सिद्धांत को क्या बोलता है? रोमांस के बिना राजनीति। पॉलिटिक्स विदाउट रोमांस, रोमांस के बिना राजनीति बोलता है लोक चयन सिद्धांत को। कौन? बुकानन। अगला विचारक लिखिए, गार्डन ट्यूलॉक। गार्डन ट्यूलॉक। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? यस और नो? एक मिनट वेट करना आप, है ना? एक सेकंड आया मैं, बस 2-3 मिनट। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जो मैंने लिखाया है, फिर अपन सुनते हैं। Yes, I'm waiting besides of road, so I can't right now because I am अजय कुमावत। तुम बड़े अलग टाइप के इंसान हो। ठीक है, गार्डन ट्यूलॉक के पास चलते हैं अपन। गार्डन ट्यूलॉक यूएसए के थे। देश वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे एक प्रश्न पूछा था कि अभिजनवादी जो हैं ये इनमें से इटली का कौन सा नहीं है इनमें से? तो मॉस्को पेरेटो ये इटली के हैं, एक और विचारक था जो इटली का है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार, और ये ध्यान होना भी चाहिए अपने को कि ये विचारधारा, ये विचारक जिसने ऐसी बातें की है, क्योंकि विचारकों पे जो प्रभाव पड़ता है वो अपने आसपास के वातावरण का पड़ता है, इसलिए उनके देश इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं गार्डन ट्यूलॉक यूएसए के हैं। और ट्यूलॉक के बारे में
मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये किरायाजीवी विरोधाभास की बात करते हैं। रेंट सीकिंग, रेंट सीकिंग पैराडोज, पैराडोज, ये टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, रेंट सीकिंग पैराडोज, किरायाजीवी विरोधाभासी, हिंदी में आप लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी याद रखना, ठीक है ना, किराया जीवी विरोधाभासी। किरायाजीवी विरोधाभासी, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि देखो, एक तो ये सिद्धांत है ना, ये डेविड रिकार्डो से लिया है ड्यूरोक ने। किससे लिया है? डेविड रिकार्डो। देखो, तीन मुख्य विचारक आते हैं इकोनॉमिक्स में, जो परंपरागत अर्थशास्त्री हैं और जिन्हें अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र विषय के बारे में अपनी विचारधाराएं लिखी शुरू शुरू में। उनमें है एडम स्मिथ, माल्थस और एक ये डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो से ये सिद्धांत लिया है या उसके विरोध में लिया है, डेविड रिकार्डो से प्रभावित है ये सिद्धांत। किरायाजीवी कौन होते हैं? जो कि अपने, ऐसी बात अपन ने पेरेटो के संबंध में भी की थी कि एक तो स्पेकुलेटर्स होते हैं और एक रेंटियर्स होते हैं। स्पेकुलेटर्स सट्टेबाज होते हैं, जो कि संतुष्ट नहीं होते हैं। आज 100 रुपए कमा लिए, कल 200 ही कमाएंगे, फिर 500 ही कमाएंगे। इनकी संतुष्टि कभी नहीं होती है सट्टेबाजों की। आज यदि 100 रुपए डूब गए, कल भी 100 रुपए डूब गए थे, 200 डूब गए, तो आज ये सोचेंगे कि आज 500 लगाते हैं, एकदम से 1000 ही कमाएंगे। सट्टेबाज रिस्क लेते हैं। किरायाजीवी वो होते हैं जो संतुष्ट व्यक्ति होता है कि महीने का 10,000 आ रहा है, ठीक है, 15,000 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो शब्द यूज में ले रहा है किरायाजीवी विरोधाभासी है। किरायाजीवी का मतलब तो यही है कि जो रेंटियर्स होते हैं, ये मकान मकान मालिक क्या करता है, आपको पता होगा, आपने भी कभी ना कभी किराए पे मकान लिया होगा। आपका 1 साल कंप्लीट हो गया तो वो किराया बढ़ा देता है, साहब 10% किराया बढ़ा दिया। भले उस कमरे में उसने एक सीमेंट की करनी भी नहीं लगाई हो, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, किराया बढ़ा देगा। और हर बार वो ऐसा करता है, हर साल 10% किराया इंक्रीज कर देता है। वो खर्चा कुछ नहीं करना चाहता है। ये किरायाजीवी विरोधाभास, कि वो रेंट क्यों बढ़ा रहा है फिर। तो ये जो किरायाजीवी होते हैं, ये विरोधाभासी हैं, वो रेंट बढ़ाते रहते हैं। तो विरोधाभास इसलिए हो जाता है कि वो काम नहीं करवा रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं करवा रहा है, और किराया हर साल बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के। तो अब इसको पॉलिटिकल साइंस में कैसे लागू करता है वो देखिए आप। किरायाजीवी विरोधाभास का मतलब समझ चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में राजनेता क्या करते हैं, राजनेता खर्चा करते हैं। 1 करोड़ का खर्चा कर दिया साहब चुनाव में, और अब क्या करेंगे, वो जो खर्चा किया है उसकी वसूली करना चाहते हैं। नया इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं चाहते हैं, पहले कर दिया वो कर दिया, और अब वो इस 1 करोड़ रुपए को वसूल करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि इस 1 करोड़ का 10 करोड़ करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं जो कि चुनाव में चंदा देते हैं। जैसे पता है कि या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, तो चंदा देने वाला क्या करता है, 1 लाख रुपए पहुंचा दिया बीजेपी के व्यक्ति को, 1 लाख पहुंचा दिया कांग्रेस के व्यक्ति को, कोई ना कोई तो जीतेगा। जैसे वो जीत जाएगा, वो वसूली करना चाहता है, वो व्यक्ति भी जिसने 1 लाख रुपए दिए थे, अब वो इसे 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाना चाहता है। क्लियर? तो ये समझाता है कि राजीवी विरोधाभास। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना किरायाजीवी विरोधाभासी? अब वापिस बताऊं, आसान आसान सी बातें हैं, तो बस यही है। तो अब विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्यों हो गया? नेता भी कमाना चाहता है, वो जिसने चंदा दिया है वो भी कमाना चाहता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनवाना चाहता है। फिर आप नहीं चाहते हुए भी आपको एफडीआई को अनुमति देनी ही पड़ती है। आप नहीं चाहते कि एफडीआई देश में आए, लेकिन पूंजीपतियों ने आपको चंदा दिया था। स्क्रीन सबकी ब्लैक आ रही है क्या? टेल मी। अजय बोल रहा है कि स्क्रीन ब्लैंक ब्लैंक आ रही है। क्या सभी की ब्लैंक आ रही है? नहीं आ रही है ना? ठीक है अजय, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में है।
ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ठीक है। चलिए फिर अपन देखते हैं एंथनी डाउन्स के बारे में। कहां पढ़ा था अपन एंथनी डाउन्स को? लोकतंत्र के सिद्धांतों में पढ़ा है एंथनी डाउन्स को। एंथनी डाउन्स कौन सी थ्योरी देता है लोकतंत्र की? कल भी मैंने बताया था। एंथनी डाउन्स इकोनॉमिक थ्योरी की बात करता है, इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत देता है कौन? एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स की बुक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो यही बुक है, ये सिद्धांत भी है, इसकी थ्योरी भी है, और ये बुक भी है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नॉट 67, 57 नहीं है क्या जी? एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, एक बार कंफर्म करना, मुझे 57 याद आ रहा है, राइट? 57 है, ओके। दूसरी है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग क्या होती है? ब्यूरो, राइट? ब्यूरोक्रेसी, एक बार स्पेलिंग देख लेना ब्यूरोक्रेसी की। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी ये 1967 की है, ठीक है। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी जो बुक है ये 1967 की बुक है। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत देता है डाउन्स, और कल अपन देखा था कि डाउन्स जो शुम्पेटर बातें करता है उसी को ये लोकतंत्र में लागू कर देता है, शुम्पेटर का समर्थन करता है, शुम्पेटर से प्रभावित है। शुम्पेटर की बुक देखी थी अपन ने, कौन सी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड स्टेट। तो शुम्पेटर से प्रभावित है, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत देता है, जिसमें अपन ने कल देखा था कि क्या कहता है कि एक तो नेता होता है, एक मतदाता होता है। नेता जो है ये विक्रेता है, मतदाता क्रेता है, राइट? और चुनाव जो है ये क्या है? व्यापार है, ये व्यापारी है। और राजनीतिक दल वैसा काम करता है जहां पे उपयोगिता ज्यादा होगी, ये पढ़ा था कल अपन ने, राइट? याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना अनीता, सुनीता? एक मैच करवाने वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन वन लाइन में लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। एंथनी डाउन्स निर्वाचन सिद्धांत देता है, एंथनी डाउन्स निर्वाचन सिद्धांत देता है। क्लियर? विलियम रिकर राजनीति गठबंधन सिद्धांत देता है। राजनीति गठबंधन सिद्धांत। गठबंधन किस किस के बीच में होता है? जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं, फिर वो नहीं देखती हैं कि हम बीजेपी के विरोधी हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं, हमारी विचारधारा क्या है। वैसे राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित होते हैं, लेकिन जब सरकारें बनाने की बात आती है तो फिर ये विचारधारा खटाई में चली जाती है, कोई नहीं देखता इनको। शिवसेना की विचारधारा बीजेपी के साथ में मैच करती है, लेकिन जब बीजेपी ने साथ छोड़ा तो उसने कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव में देखा गया बहुत जगह पर बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन एक तो राजनीतिक दलों के बीच में होता है, एक गठबंधन नेता और नेता के बीच में होता है, गठबंधन नेता मतदाता के बीच में भी होता है, और मतदाता आपस में भी गठबंधन करते हैं कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है।
ठीक है। तो राजनीतिक गठबंधन की बात करता है विलियम रिकर। एक खेल सिद्धांत से संबंधित विचारक है थॉमस सेलिंग। थॉमस सेलिंग। सेलिंग ने बार्गेनिंग थ्योरी दी है, सौदेबाजी का सिद्धांत। बार्गेनिंग थ्योरी, सौदेबाजी का सिद्धांत हिंदी में लिख सकते हैं आप कि थॉमस सेलिंग ये कहता है कि सौदेबाजी की जाती है, जहां लाभ दिखता है वहीं पर मतदाता जाता है और वहीं पर नेता जाता है। नेता भी ऐसी जगह पर नहीं जाता है जहां उसको पता है कि यहां से तो वोट नहीं आने हैं। बाकी नेता किन से बात करते हैं, जो समूह के मठाधीश होते हैं ना, जैसे जातिगत वोटिंग होती है अपने देश में, हर जगह पे होती है। तो जातियों का जो मठाधीश होता है उसके साथ में मिलता है नेता और उसके साथ मीटिंग करता है कि हम तुम्हारी जाति के लिए ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अगर जाति को सही लगता है तो वो सौदा तय हो जाता है। बार्गेनिंग थ्योरी, सौदेबाजी का सिद्धांत, थॉमस सेलिंग बात करता है। निष्कनन के बारे में अपन देखा ही, निष्कनन ने किस पर काम किया है? निष्कनन किससे जुड़ा हुआ है? नौकरशाही से जुड़ा हुआ है। नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही। एंथनी डाउन्स की ये बुक देखी अपन ने, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। कहां गई ये रही, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। इनसाइड ब्यूरोक्रेसी बुक में एंथनी डाउन्स नौकरशाही के संदर्भ में स्वसेवा वफादारी की बात करता है, थ्योरी देता है, स्वसेवा वफादारी। ठीक है, लॉयल्टी को क्या बोलते हैं? लॉयल्टी, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए आप, लॉ ऑफ सेल्फ सर्विस लॉयल्टी। लॉ ऑफ सेल्फ सर्विस लॉयल्टी। क्या मतलब हुआ कि नौकरशाह जो है ना, वो खुद के प्रति वफादार होते हैं, खुद की सेवा करते हैं, बस खुद के प्रति, खुद के परिवार के प्रति वफादार होते हैं, या उन लोगों के प्रति वफादार होते हैं जिनसे उनको लाभ होता है। ये जनता के हित के लिए कार्य नहीं करते। ठीक है, ये जनता के हित के लिए कार्य नहीं करते। तो स्वसेवा वफादारी की बात करते हैं कौन? एंथनी डाउन्स। कौन सी बुक में? इनसाइड ब्यूरोक्रेसी में, जो कि 1967 में इन्होंने लिखी है। क्लियर? अब अपन देखते हैं विलियम निस्केनन के बारे में। और विलियम निस्केनन किसकी बात करते हैं? नौकरशाही की बात करते हैं, नौकरशाही के बारे में बात करते हैं विलियम निस्केनन। इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। विलियम निस्केनन। विलियम निस्केनन भी यूएसए के विचारक हैं। इनकी बुक है ब्यूरोक्रेसी, फिर ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत, BUREA, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और इनकी ये बुक आती है 1973 में। निस्केनन ने जो लोकचयन का सिद्धांत दिया है, इसमें इसने काम किस पर किया है? ब्यूरोक्रेसी पर काम किया है, नौकरशाही पर काम किया है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करता है, लिखते जाइए आप। ये भी, विलियम निस्केनन भी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का समर्थक है। निस्केनन, अमेरिकी एक राष्ट्रपति है रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन के समकालीन है निस्केनन, और निस्केनन रोनाल्ड रीगन का बड़ा खास आदमी है। रोनाल्ड रीगन इसकी राय लेता है। अब इसकी विचारधारा कैसी है? ब्यूरोक्रेसी के संबंध में कैसी बात कर रहा है? मिनिमम
गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो रिगन ने इन थ्योरीज को लागू कर दिया था यूएसएमएफ टाइम पर। कौन सा? डाउन साइजिंग गवर्नमेंट, बैक रोलिंग स्टेट, जो पहले अपने टर्मिनोलॉजी समझिए इसी क्लास में। बैक रोलिंग स्टेट की बातें लागू कर दी रिगन ने। रिगन ने मिनिमम स्टेट की बातें की, मिनिमल स्टेट की बातें की, निजीकरण को बढ़ावा देना चालू कर दिया अच्छे से, ठीक है, रोल बैक द स्टेट की बात की। तो विलियम निस्केनन का बड़ा प्रभाव है किस व्यक्ति के ऊपर? रोनाल्ड रीगन के ऊपर, ठीक है, क्लियर? चलें आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार मेरे को हामी तो दे दीजिए आप, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही बोला जा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, फिर मुझे ये बताओ, जो YouTube के ऊपर वीडियोज हैं, स्वतंत्रता 3-4 क्लासेज हैं, समानता है, न्याय अधिकार का भी बना दिया मैंने, लोकतंत्र के ऊपर नहीं बनाया, नागरिकता का बना दिया। वो क्लासेस देखी हैं क्या आप लोगों ने? वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उनको देखिए, क्योंकि आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी और अपन जो संडे को टेस्ट लेने जा रहे हैं वो जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से टेस्ट आएगा। तो वो चीजें कैसे समझ पाएंगे आप, कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे? फिर तो बी सीरियस, ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात और नॉट? देख लेना उन क्लासेज को, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा विचारक रह गया? अब चलते हैं ऑस्ट्रम की तरफ। ऑस्ट्रम, आप नंबर आप डाल लेना ना, कौन से नंबर का है ये? विंसेंट ऑस्ट्रम। और बात करते हैं अपन ऑस्ट्रम के बारे में। ऑस्ट्रम ने सांस्थानिक बहुलवाद का समर्थन किया है। पहले भी टर्मिनोलॉजी आई है, सांस्थानिक बहुलवाद, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, सांस्थानिक बहुलवाद समर्थन किया है। क्या मतलब इसका? विंसेंट ऑस्ट्रम कहता है कि आम जनता के लिए सेवाओं के कई विकल्प होने चाहिए। आम जनता के लिए सेवाओं के विकल्प होने चाहिए। सेवाओं के विकल्प होने चाहिए आम जनता के लिए, ऐसी बात कहता है विंसेंट ऑस्ट्रम। क्या मतलब हुआ इसका? पहले एक ही संचार कंपनी थी, कौन सी? भारत संचार, बीएसएनएल। फिर बाद में तो एक ही सेवा क्यों होनी चाहिए? सेवाओं के कई विकल्प होने चाहिए। ज्यादा विकल्प होंगे तो उससे सही रेट का पता चलता है, वाजिब रेट का पता चलता है। एक ही कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाती है। तो एक ही कंपनी क्यों होनी चाहिए संचार की? संचार के लिए फिर वोडाफोन भी होनी चाहिए, एयरटेल भी होनी चाहिए, एयरसेल भी होनी चाहिए, जो बंद हो गई अब। तो बहुत सारे विकल्प होने चाहिए सेवाओं के लिए। एक अकेली ओला ही क्यों, उबर ही क्यों, और भी कंपनियां होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं सेवाओं के विकल्प। तो आम जनता के लिए सेवाओं के ज्यादा विकल्प होने चाहिए, ताकि अच्छी तो क्वालिटी मिलेगी और सस्ती रेट मिलेगी, कम रेट वाजिब रेट मिलेगी, ज्यादा विकल्प होंगे तो, और व्यक्ति के पास में ऑप्शन भी होगा चयन करने का। ठीक है, अगर अनअकैडमी, ग्रेडअप, ये बायजूज, बहुत सारी कोचिंग क्लासेज होंगी, तभी तो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि ज्यादा बेहतर कौन सी है। अब एक ही हो जाए, हर कोई अनअकैडमी पे पहुंच जाए, या हर कोई ग्रेडअप पे पहुंच गया, हर कोई बायजूज पे पहुंच गया, तो विकल्प ही नहीं उसके पास में, एक ही रहेगा तो वहीं पे जाएगा। ठीक है,
बाकी मेरा कंटेंट उन सबसे बढ़िया है, आप मैच कर लेना। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है उनको पता भी है, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी की आलोचना करना वैसे सही नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पर। कल को क्या पता वही मेरे को पैकेज दे दे तो मैं भी चला जाऊंगा उनके पास में। लेकिन कंटेंट बेशक बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको या पूरी क्लासेज में ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। और ये वो कंटेंट है जो किताबों से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कोई मनमर्जी से कोई भी नाम ले दिया जहां पर। जैसे नहीं होता कोई टीचर ऐसी नदियों के बारे में बता देता है जिनका उल्लेख कहीं किसी किताब में नहीं होता है, और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि वाह, ये इस नदी का नाम तुमने सुना ही नहीं था, ये तो बहुत ही शानदार टीचर है। बाद में पता चलता है कि जो किताबों में नहीं है वो पेपर सेटर भी कहां से थे पुटअप करेगा, तो फिर वो क्वेश्चन में नहीं आता है कुछ, ठीक है। तो ये ओस्ट्रोम के बारे में एक छोटी सी बात, सांस्थानिक बहुलवाद की बात की कि बहुत सारी संस्थाएं होनी चाहिए। सांस्थानिक बहुलवाद, संस्थाएं, और कैसी संस्थाएं, बहुत सारी होनी चाहिए ताकि अच्छी गुणवत्ता मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी रेट मिले। फिर अपन बात करते हैं आर्लेसन की। ऑर्लेसन, ऑल्सन, सॉरी ऑल्सन, आर्लेसन अलग है, ऑल्सन। ऑल्सन ने जो थ्योरी दी है इसको कहा जाता है मुक्तखोरी की समस्या। मुक्तखोरी की समस्या, इसका क्या मतलब है? समूह जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें मुक्तखोर उतने ही ज्यादा होंगे। जितना बड़ा समूह होगा व्यक्ति उतना ही कम लाभ मिलेगा, ये मुक्तखोरी की समस्या। समूह ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऑल्सन ये कहता है समूह है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा समूह होगा तो फिर वो संगठित नहीं रह पाएंगे, समूह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो समूह ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कहता है ओल्सन। हालांकि वैसे समूह संगठन बड़ी होनी चाहिए, जितना बड़ा संगठन होता है ना उतनी उसमें सुदृढ़ता रहती है। लेकिन ओल्सन क्या कर रहा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्सन कह रहा है समूह ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। केनेथ एरो, केनेथ एरो, इसकी बुक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। वैल्यूज 1961 में बुक आती है। बस इतना ही पता है इसके बारे में मेरे को ना, ज्यादा पता है नहीं अभी केनेथ एरो के बारे में। ये बुक है इसकी सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। ये तार्किक चयन का सिद्धांत अपन ने देखा, और तार्किक चयन के सिद्धांत में एक क्लास लगभग 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड आपको यहाँ पर टीचमेंट के ऊपर भी मिल जाएगी, और इस क्लास को देखूंगा मैं शायद यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूं, क्योंकि तार्किक चयन का सिद्धांत जो है ये इजीली मिलता नहीं है यूट्यूब के ऊपर, तो और भी स्टूडेंट अपन से जुड़ सकते हैं, और आप लोगों के लिए यहाँ पर भी मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ठीक है। ओके, आगे अपन देखेंगे लोकतंत्र के बारे में भी और पढ़ रहे हैं, क्लास और नहीं हुई आप लोगों की। जल्दी थोड़े है किसी को, जल्दी है क्या आप में से किसी को जाना है कहीं पर? जो अपना टॉपिक चल रहा है लोकतंत्र, इसमें एक चर्चा में रहता है एक शब्द विमर्श लोकतंत्र। चर्चा का मतलब प्रश्न आता है इसके ऊपर। विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी।
डेलीबरेटिव डेमोक्रेसी। विमर्शी लोकतंत्र, नाम से कुछ पता लग रहा है आपको? विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है? विमर्शी लोकतंत्र जिसमें बातचीत पर बल दिया जाता है कि वार्ताएं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा। विमर्श होना चाहिए। आप कोई कानून बना रहे हैं, सरकार कानून तब बनाए जब जनता उस पर सहमति दे दे, और कानून बनाने के बाद में भी जैसे विधेयक बन रहा है तो जनता को पता होना चाहिए, जनता की सक्रिय भागीदारी इसमें होनी चाहिए विमर्शी लोकतंत्र में। आपको यदि याद हो, आपने स्वतंत्रता का टॉपिक मुझसे पढ़ा हो, तो आपको एक टर्मिनोलॉजी यूज में ली थी अपन ने वहां पर, गणतंत्रवाद, अरस्तुवादी गणतंत्रवाद। एक स्किनर बात करता है नव रोमनवाद की, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आई थी। गणतंत्रवाद का मतलब यही है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और कैसी भागीदारी होनी चाहिए? सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सरकार से सवाल जवाब पूछ सके कि साहब आपने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में, कहाँ है वो 15-15 लाख रुपए? हमें चाहिए, आपने क्यों कहा था? आपने डेवलपमेंट की बातें की थी, विकास की बातें की थी, अच्छे अच्छे सपने हमें दिखाए थे, वो कहाँ है? ऐसे विमर्श किया जाए जनता के द्वारा, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए जनता की, यह है विमर्शी लोकतंत्र। आप समझ चुके हैं शायद कि विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है। मैंने जो एग्जांपल्स दिए इनसे समझ में आ रहा होगा। तो इसके समर्थक कौन कौन है, गणतंत्रवाद की बातें कौन कौन करते हैं? तो एक तो अरस्तु ऐसी बातें करता है कि जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए नागरिकों की। इस गणतंत्रवादी अवधारणा से अन्य जो विचारक जुड़े हैं, इनमें मैकियावली है, ऐसी बात करने वाला रूसो है, हन्ना ओरेंट है इसमें, हन्ना ओरेंट। ऐसी बातें करने वाला एक महत्वपूर्ण विचारक, नव मार्क्सवादी विचारक हेबरमास है। ये 5 नाम तो अपने को याद होनी चाहिए। ये गणतंत्रवाद की बात करते हैं। हेबरमास की बुक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, एक लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात करता है हेबरमास, इसके बारे में देखा है अपन। विमर्शी लोकतंत्र जो विचार है ये फिर से डेवलप हुआ 1990 के बाद, ठीक है, या 1990 के दशक में ये डेवलप होने लग गई थी विचारधारा कि विमर्श होना चाहिए जनता में और सरकारों में कि वो किस तरह का कानून बना रहे हैं। यानी विमर्शी लोकतंत्र मत केंद्रित नहीं होता है, वोट केंद्रित लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक कैसा लोकतंत्र है? ये वार्ता आधारित लोकतंत्र है, बातचीत आधारित लोकतंत्र, बातचीत आधारित लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र के लिए विभिन्न विचारकों ने, बात यही है विमर्श करने वाली, लेकिन अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है, वो अपने को याद करना है, वो मैच करवाने में आता है, ठीक है, वो याद करने अपने को 2-3-4 बार अपन रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये याद भी होता जाएगा। तो एक पॉइंट बना लीजिए, विमर्शी लोकतंत्र के लिए अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न है, ठीक है। लिखिए, वापस बोलूं या लिख लेंगे? कौन कौन विचारक क्या क्या शब्दावलियां यूज में लेता है? एक विचारक है जॉन ड्राइजेक, जॉन ड्राइजेक। जॉन ड्राइजेक विमर्शी लोकतंत्र के लिए तर्कमूलक लोकतंत्र शब्द यूज में लेता है। कौन सा शब्द यूज में लेता है? तर्कमूलक लोकतंत्र शब्द यूज में लेता है। एक और विचारक है आयरिस मेरियन यंग। आयरिस मेरियन यंग संचारात्मक लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करता है। संचारात्मक लोकतंत्र,
आयरिश मेरिनियन को और कहाँ पढ़ा अपन ने? ये नारीवादी विचारक भी है जो विभिन्नता की राजनीति की बात करता है, महिलाओं के लिए बुक भी लिखता है, विभिन्नता की राजनीति। ये बहुसंस्कृतिवादी भी है, ठीक है। तो बहुसंस्कृतिवादी है, ये नारीवादी है, और ये लोकतंत्र के अंदर संचारात्मक लोकतंत्र, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी की बात करता है। एक विचारक है सिमोन चैम्बर्स, ये तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र बोलता है, रीजनेबल डेमोक्रेसी, इंग्लिश में याद कर लीजिए, रीजनेबल डेमोक्रेसी, रीजनेबल डेमोक्रेसी। हिंदी में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र। इसने यह तर्कमूलक लोकतंत्र, जॉन ड्राइजेक का शब्द देखो, तर्कमूलक है, और सिमोन चैम्बर्स का है तर्क बुद्धिवादी, रीजनेबल डेमोक्रेसी। और जॉन ड्राइजेक के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, तर्कमूलक, ठीक है, डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। संचारात्मक लोकतंत्र, कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी, कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी। फिलिप पेटिट विचारक है, फिलिप पेटिट। फिलिप पेटिट कैसे लोकतंत्र की बात कर रहा है? संघर्षपूर्ण लोकतंत्र की बात करता है। संघर्षपूर्ण लोकतंत्र की बात करता है फिलिप पेटिट। मतलब इनका वही है, एक ही है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, एक ही है, विमर्शात्मक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, शब्दावलियां ये अलग अलग यूज में ले रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जैसे कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी का नाम ले रहा है मेरिनियन, रीजनेबल डेमोक्रेसी का नाम ले रहा है चैम्बर्स, और डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी की बात कर रहा है जॉन ड्राइजेक। तो चलो नाम अपने को याद रखने हैं। फिर है विमर्शी लोकतंत्र के समर्थक विद्वान और उनकी पुस्तकें, प्रमुख विद्वान और विद्वानों की पुस्तकें। किसने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें बातें हो रही हैं लोकतंत्र के बारे में? सबसे पहला है जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स, ठीक है, विमर्शी लोकतंत्र का समर्थक है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की एक बुक देखी अपन ने, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो न्याय की बात करता है। जॉन रॉल्स की एक बुक अपन देखी, लॉ ऑफ पीपल, जिसमें वो किसकी बात कर रहा है? वैश्विक न्याय की बात कर रहा है। और एक बुक है जॉन रॉल्स की, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म में किसकी बात कर रहा है जॉन रॉल्स? विमर्शी लोकतंत्र की बात कर रहा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक में, जो कब आती है इसकी? 1993 में आती है। जॉन ड्राइजेक की बुक, ये अपन ऊपर देख चुके हैं, जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहा है वो इसकी बुक है। कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया है? डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। तो इसकी बुक का नाम भी है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, जो कि 1990 में आती है, लिख लीजिएगा नाम। कोहेन एंड रोजर्स, दोनों ने साथ मिलकर के एक बुक लिखी है, कोहेन एंड रोजर्स ने। बुक है ऑन डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। और ये बुक आती है 1983 में। कोहेन एंड रोजर्स की बुक है ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, 1983 की ये बुक है, ठीक है, क्लियर।
एक और विचारक एमी गटमन व डेनिस थॉमसन। एमी गटमन व डेनिस थॉमसन। डेनिस थॉमसन, और इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट, और ये बुक है 1996। अगला विचारक है यूर्गेन हेबरमास। हेबरमास की 2 किताबें मैंने आपको बताई हैं, इन 2 किताबों के नाम याद रखना। एक बुक तो है लेजिटिमेसी क्राइसिस, जिसमें वो वैधता की संकट की बात करता है कि सरकारों के सामने वैधता का संकट आ जाता है। क्यों? एक तरफ तो वो पूंजीवादी राज्य को बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने समस्या ये है कि पूंजीवादी राज्य है वो मिनिमल स्टेट की बात करता है, सरकारों को कम काम करने की बात कहता है पूंजीवादी राज्य। लेकिन दूसरी तरफ जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो सामाजिक कल्याण के कार्य राज्य करता है आज। यानी नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद दोनों की विशेषताएं साथ लेकर के चलनी है राज्य को। कल्याणकारी राज्य का मतलब वो सामाजिक अधिकार, आर्थिक न्याय, इनकी मांग की जाती है जनता के द्वारा, और वो कल्याणकारी कार्यों के द्वारा उनको पूरा करना होता है। तो सरकारों के सामने वैधता का संकट स्थापित हो जाता है। लेकिन हेबरमास जो विमर्शी लोकतंत्र की बात करता है वो इस बुक में नहीं करता है, बल्कि हेबरमास बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स नामक बुक है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, ये बुक 1996 में लिखता है, और इस बुक में ये विमर्शी लोकतंत्र की बात करता है। वास्तविकता और नॉर्म्स मतलब नियम, नॉर्म्स होते हैं कानून, कायदे, नियम, तो नॉर्म्स और वास्तविकता में अंतर। ठीक है, जैसे अपन देखा ना वास्तविकता और कानूनों में अंतर। लखनऊ में जो हाल ही में घटना घटी, तो ये एक महिला ने कैब ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दी है, देखा होगा आपने भी ये वीडियो। नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं आ ही जाता है सामने। तो यूर्गेन हेबरमास बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1996, ये विमर्शी लोकतंत्र के बारे में है। क्लियर? फिर आप मेरे को बताइए कि हंटिंगटन की बुक कौन सी है जिसमें वो लोकतंत्र की 3 लहरें बताता है, 3 लहरों की चर्चा करता है लोकतंत्र की, वो कौन सी है? 3 लहरें कौन सी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट से बता दीजिए मेरे को। ठीक है, रिवाइज करिए, फटाफट से बता दीजिए। ओके, थर्ड वेव। सिर्फ थर्ड वेव? कब होती है थर्ड वेव? 3 लहरों की चर्चा। 1824। ओके, सेकेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1945। थर्ड 1990 आफ्टर, जब एंड हो जाता है किसका? कम्युनलिज्म का, साम्यवाद का, ये यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तब। यहां तक अपन ने पढ़ा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? सबको पता है? सबको याद है क्या? तब तो मैं इसमें नई चीज बताऊं, और नहीं याद है तो फिर यहीं पे क्लोज कर दूं। यस और नॉट? याद है? सुनीता को याद है? अनिता, भगत राम जी, आपको तो पता होगा ही। ओके, देखो, इन 3 लहरों के साथ में एक और शब्दावली का यूज लेता है, वो है प्रतिलोम लहर। क्या बोलता है? प्रतिलोम लहर। क्या मतलब है प्रतिलोम लहर का? देखो, साम्यवाद का पतन हुआ, रूस का, यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो वो एक दिन में थोड़ा ना हो गया था।
अगर अपन ये पढ़ते हैं कि 1991 में यूएसएसआर उसका विघटन हो गया, साम्यवाद का यूएसएसआर का विघटन हो गया, पतन हो गया, तो उसका मतलब कभी ये नहीं है कि वो 1 मिनट में ही वो पतन हो गया, ऐसा तो नहीं है। एक सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड, एक कॉल इंपोर्टेंट। यस, विपरीत लहर, ठीक है, प्रतिलोम लहर, विपरीत लहर। तो पहले ही क्या है, भूमिका बनने लग गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में लोकतंत्र की यदि स्थापना होती है तो भूमिकाएं पहले बनने लगी, क्योंकि तानाशाही शासन स्थापित हो गए थे हिटलर मुसोलिनी के रूप में। तो ये विपरीत लहर की बातें भी करता है हंटिंगटन इसी बुक में, द थर्ड वेव। और आती कब है, डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो प्रतिलोम लहरों की बात करता है तो देखिए फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव के बारे में अपन ने देखा है कि फर्स्ट वेव हुई कहां पर, जब ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, आप में जो नए हैं उनके लिए ये याद करने के लिए भी है, आराम से याद भी होता रहे, ठीक है। तो फर्स्ट वेव 1688, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, इसके साथ साथ में यानी कहां पर लोकतंत्र स्थापित हो रहे हैं वो देखिए आप। इसके बाद में यूएसए की क्रांति, यूएसए, फिर फ्रांस की क्रांति, यहां पर लोकतंत्रों की स्थापना होने लगी थी। यस, 1776 यूएसए, 1789 फ्रांस, ओके। इसी के साथ में प्रथम प्रतिलोम लहर, यानी और जगह पर भी ऐसी आवाजें उठने लगी कि हमारे भी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। प्रथम प्रतिलोम लहर ये कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले होती है। किसके विरोध में होती है, तब जब तानाशाही सरकारों की स्थापना होती है। कहां पर होती है, जर्मनी में, हिटलर, इटली, मुसोलिनी, रूस, साम्यवाद, यूएसएसआर। तो जर्मनी ना, यहां पर इटली में है नाजीवाद, राइट, इटली में नाजीवाद, जर्मनी में है फांसीवाद, और यूएसएसआर में साम्यवाद। इन तानाशाही सरकारों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वहां की जनता, वहां के लोग, और यहाँ पर प्रतिलोम लहर बन रही है सरकारों की, सरकारों के खिलाफ लोकतंत्र की प्रतिलोम लहर बन रही है। क्लियर। फिर आती है सेकंड, सेकंड वेव, सेकंड वेव सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश था, दूसरे विश्व युद्ध में क्या था कि ब्रिटेन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था,
और ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और ब्रिटेन का शासन था दुनिया के ऊपर, सभी देशों को उसने उपनिवेश बना रखा था। सभी बोलना गलत होगा, तो बहुत सारे देशों को उसने अपना उपनिवेश बना रखा था, भारत भी उसका उपनिवेश था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की लहर आई, और ये कौन से देश हैं, जैसे भारत का छोटा भाई पाकिस्तान भी इसी समय आजाद होता है। इसी समय एक नया देश बनता है इजराइल के रूप में। पश्चिमी जर्मनी 1990 में, वो पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है इन देशों में। इसके साथ साथ में यहां पर दूसरी प्रतिलहर बन रही है, लोकतंत्र की प्रतिलहर आ रही है, दूसरी प्रतिलोम लहर आ रही है। प्रतिलोम, ये प्रतिलोम लहर कहां पर आ रही है? 1990 में तीसरी लहर आएगी, तो उसके पहले ही भूमिका बढ़ने लग गई। और कहां पर? ये 1960 के डिके में आती है, 1960 के दशक में आती है, और थर्ड वर्ल्ड के देशों में लोकतंत्र ढह जाता है। बहुत सारे देशों में जो लोकतंत्र बना था, अभी तैयार ही हुआ था, लेकिन वो लोकतंत्र का पतन हो जाता है, लोकतंत्र ढह जाता है, ढह जाता है। ये प्रक्रिया चल रही है लोकतंत्रीकरण की, ठीक है। जो टॉपिक अपना कहाँ दिया हुआ है, देखो लोकतंत्र के जो सिद्धांत पढ़े हैं वो फर्स्ट यूनिट में यूजीसी नेट की में, और लोकतंत्रीकरण या पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर दिया हुआ है लोकतंत्रीकरण। तो लोकतंत्रीकरण में पढ़ रहे हैं अपन, लोकतंत्र ढह जाता है बहुत सारे देशों में, और तीसरी लहर की शुरुआत होने लगती है 1990 के आसपास होने लगती है। इसमें क्या क्या होता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, पहली घटना घटित होती है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। पूर्वी यूरोप, जिसमें साम्यवाद से प्रेरित था पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप जो था, वहां पर कैपिटलिज्म का प्रभाव था, ठीक है, वहां पर कैपिटलिज्म का प्रभाव था। तो पूर्वी यूरोप यानी जो यूएसएसआर है उसका पतन हो गया, उसमें ज्यादातर देश कहाँ के हैं? पूर्वी यूरोप के। अफ्रीका, यहां पर लोकतंत्र की तीसरी लहर आती है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब इसकी जो बुक है इंपोर्टेंट है, हंटिंगटन साहब की इंपोर्टेंट बुक है। और भी अपन प्रकारों को देख सकते हैं लोकतंत्र के, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, पूछ लेता है कई बार। तो वैसे अपन प्रकारों को डिवाइड नहीं कर सकते कि लोकतंत्र 4 प्रकार का है, 5 प्रकार का है, 2 प्रकार का है। लोकतंत्र बहुत सारे प्रकारों का है, और नाम दे दिया जाता है। जिस भी विचारक ने जो भी नाम लिख दिया, वही एक नया प्रकार बन गया। सुमन, तुमने अब ज्वाइन किया है, बहुत लेट हो गई तुम, कहाँ थी इतनी देर? टाइम भी था, और टाइम दिया था मैंने 10 बजे का। आप लोगों के चक्कर में तो मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। लेट नहीं हुआ करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास तुम्हारी रह गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक जो क्लास रह गई है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी तुम्हें, और मैं यूट्यूब पर भी इसको शायद अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पर भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी ये क्लास। इसमें मैंने तार्किक चयन सिद्धांत पढ़ाया है लोकतंत्र का। तो और अपन प्रकार देख लेते हैं, उनके विचारकों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक पॉइंट बना लीजिए, लोकतंत्र के अन्य प्रकार। अजय इतनी देर से तो बोल रहा है नाइस सर, थैंक यू सर, मुझे कारण तो बता, क्या मिल रहा है तुम्हें नया यहाँ पर? You already fight net exam, and if you getting here something new. लोकतंत्र के कुछ अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? पॉइंट बना लिया, लोकतंत्र के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार कौन कौन से हैं ये अन्य प्रकार? जनमत संग्रहीय लोकतंत्र, जनमत संग्रहीय लोकतंत्र।
ऐसे लोकतंत्र में क्या होता है, कोई जो सार्वजनिक मुद्दा होता है उसके ऊपर जनमत संग्रह करवाया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है सार्वजनिक मुद्दों पर। दूसरा है कमजोर लोकतंत्र। कमजोर लोकतंत्र, कमजोर लोकतंत्र, इससे जुड़ा हुआ जो विचारक है वो है बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर। देखो आपको ये नई नई चीजें नहीं भी याद हो रही हो तो भी कोई बात नहीं, आप जब पढ़ते जाओगे ना रेगुलर रिवीजन आप हमेशा करते जाओ, आपको हर बार 2 4 5 नई चीजें याद होंगी। फिर धीरे धीरे अपने दिमाग इस तरीके से हो जाएगा कि अपने को एक साथ मतलब नई बातें 10 बातें भी नहीं याद आएंगी तो वो भी याद होने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो एक बार आप शुरुआत कीजिए आराम से, नहीं भी याद हो तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि याद नहीं हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ते जाओ, लेकिन पीछे वाले का रिवीजन करते जाओ। यदि रिवीजन नहीं किया तो फिर गड़बड़ है सारा काम। ठीक है, कमजोर लोकतंत्र बेंजामिन बार्बर इससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें चुनाव तो होते हैं, नेता जीतते भी हैं, लेकिन जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता की भागीदारी नहीं होती है। और नेता भी ये चाहते हैं कि भागीदारी नहीं करे जनता, क्योंकि जनता की भागीदारी यदि हो जाएगी तो जनता अवेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमजोर लोकतंत्र की बात है। एक है रेडिकल डेमोक्रेसी, आमूल चूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र। रेडिकल डेमोक्रेसी, आमूल चूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र। ये लोकतंत्र बहुमतीय सहमति पर आधारित है, विमर्श लोकतंत्र की व्यापक सहमति का विरोधी है और विभिन्नताओं असहमति का विरोधी है। इसे जुड़ा हुआ जो विचारक है यह है माउफे। माउफे इससे जुड़ा हुआ है। अनुदार लोकतंत्र, पॉइंट आप डाल लेना कितने नंबर का है। अनुदार लोकतंत्र, और इससे जो जुड़ा हुआ विचारक है इसका नाम है फरीद जकारिया। फरीद जकारिया। क्या होता है अनुदार लोकतंत्र, एक तो उदार लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र में अपने को अधिकार दिए जाते हैं, अपने साथ में न्याय किया जाता है, कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। अनुदार में क्या होगा, ये चीजें नहीं की जाएंगी, ये नेता जनता की सुनता ही नहीं, डोटासरा जी की तरह बात करते हैं जनता से। ठीक है, जैसे डोटासरा जी बात करते हैं ऐसे बात करते हैं, तो ये अनुदार लोकतंत्र। अगला लोकतंत्र है सहवर्तनीय या सहयोगी लोकतंत्र। सहवर्तनीय या सहयोगी लोकतंत्र। इसका समर्थक है अरेंट लिचफार्ट। अरेंट लिचफार्ट। ये लोकतंत्र ये कहता है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के संदर्भ में भी सहवर्तनीय सहयोगी लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र वहां देखा जाता है जहां बहुत सारी संस्कृतियां होती हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वहां पर इस लोकतंत्र को देखा जाता है। समझ रहे हैं, भारत में बहुत सारी संस्कृतियां आप जानते हैं, ऐसी संस्कृतियों में सहवर्तनीय सहयोगी लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत ने इसको अपनाया, इसलिए आज तक इतना लंबा चल रहा है भारत। ठीक है, तो सहवर्तनीय सहयोगी लोकतंत्र और इसके समर्थक है अरेन रिचफोर्ड।
तो लोकतंत्र की 3 लहरों की बात तो ये विद्वान करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। एक आता है लोकतंत्र की चौथी लहर, मुझे देखो उस विचारक का नाम नहीं याद आ रहा है, सीधी बात है, पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मार्क लिंच, ओके ओके ठीक है, मार्क लिंच ये लोकतंत्र की चौथी लहर की भी बात करता है। और चौथी लहर कब आती है? वर्ष 2012 में बहुत सारे अरब कंट्रीज के देश थे जहां पर एक क्रांति होती है जिसे अरब बसंत क्रांति कहा जाता है, अरब बसंत क्रांति। तो लोकतंत्र की चौथी लहर की बात कौन करता है? मार्क लिंच करता है, अरब बसंत क्रांति के तहत। कब हुई? 2012 में। किसने चौथी लहर बोला है? मार्क लिंच ने। 3 लहरों की बात कौन करता है? सैमुअल पी हंटिंगटन। चौथी लहर की बात कौन करता है? मार्क लिंच। ठीक है, चौथी लहर कहां पर आई, कब आई? 2012 में अरब के देशों में आई। कौन कौन से देश थे ये? तो ये जो अरब बसंत के देश हैं ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है, तो इनको पश्चिम एशिया भी कहा जाता है। और वर्ल्ड मैप के ऊपर ये मध्य पूर्व में है, तो इनको मध्य पूर्व कहा जाता है। मध्य पूर्व इसलिए कि अमेरिकियों ने अपने अकॉर्डिंग पूरा पश्चिम बना रखा है। तो अमेरिका के पूर्व में पड़ता है, भारत के तो पश्चिम में पड़ता है, लेकिन अमेरिका के पूर्व में, दुनिया के मध्य में स्थित है। वर्ल्ड मैप पर आप देखेंगे कौन कौन से देश है, मैप देखना आप, चाहे अभी गूगल करके देख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा कि मध्य पूर्व में कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले ये जो अरब बसंत क्रांति होती है ट्यूनीशिया में, ट्यूनीशिया। उसके बाद में ये मिस्र में, मिस्र से लीबिया में, और लीबिया के बाद सीरिया। 4 देशों के नाम आ गए। यहाँ पर ये क्रांति होती है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। हुआ क्या कि यहाँ पर 60-60, 70-70 साल से शासक बैठे थे, 50-50 साल हो गए थे उनको शासन सत्ता संभाली हुई। ना तो कोई चुनाव करवाते थे ना कुछ और सत्ता पर काबिज हो रखे थे। तो यहाँ पर लोगों ने क्रांति कर दी सत्ताधारी को अपदस्थ करने के लिए। ठीक है, इस समय मिस्र का शासक था होस्नी मुबारक। वैसे तो ये पूछने के चांस तो कम ही है, लेकिन यदि याद करो आप तो कर लेना। अगर आपको लगे कि नाम याद कर लेने चाहिए या थोड़ा बहुत आपका सुना हुआ है तो याद करने में कठिनाई नहीं होगी। लीबिया का शासक था कर्नल गद्दाफी। सीरिया का शासक था अल असद, अल असद। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की 4 लहरें, 3 से 4 होगी। ठीक है, कल अपन फिर मिलेंगे, कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जिनकी क्लास रह गई थी वो तार्किक चयन सिद्धांत आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा और मैं यूट्यूब पर भी उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और जो क्लासेज रह गई आप लोगों की, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो वहां से देख लेना, नोट्स बना लेना। और ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिखती है तो मुझे मैसेज कर देना, ये मैं आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, और यदि आपने परीक्षा मित्र का वो चैनल ज्वाइन कर रखा है, टेलीग्राम वाला नहीं कर रखा है तो कर लेना, और यदि कर रखा है तो वहां पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे भी आप चाहेंगे उसी सुविधा के अनुसार मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कमेंट कर दीजिए, फटाफट से मुझे बता दीजिए कुछ पूछना हो तो।